हर एक जगह प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और क्या हाल है वहां की ये भी आपको बताते चलते हैं। हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं और एक पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। लगातार हम इस पर भी चर्चा करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ नरेंद्र सिंह सलूजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेपी मूलचंदानी साहब जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नीरज योगी हमारे सहयोगी बमौरी से अपडेट के साथ में जुड़े हैं। नीरज, पहले आपके पास आ रहे हैं, बताएं क्या स्थिति है वहां। मैं बता दूं आपको कि गुना जिले की जो बमौरी विधानसभा सीट है हम वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है पूरा पोसर, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार अभी मतदान की प्रक्रिया है जो वो चल रही है। सुबह से ही खासा उत्साह लोगों में था, लेकिन अब जैसे जैसे अंतिम क्षणों की तरफ ये मतदान बढ़ रहा है तो लोगों की भीड़ लगातार कम होती जा रही है और अभी तक जो मतदान प्रतिशत है बमौरी का वो 55% से ऊपर पहुंच चुका है और अभी भी यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। वहीं यहाँ पर इस विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के केएल अग्रवाल के बीच यहाँ पर कांटे का मुकाबला है और अभी भी यहाँ पर वोटिंग अभी जारी है। जी चलिए, आप नजर रखिए नीरज, आपके पास वापस अपडेट के लिए लौटेंगे। तो बड़ी बात यह कि क्या दोपहर तक ये प्रतिशत होना चाहिए, क्या प्रतिशत और बढ़ना नहीं चाहिए, और यही सबसे बड़ा सवाल था कि ऐसे समय में और उपचुनाव के इस स्वरूप में जनता किस तरह रिएक्ट करेगी, जनता कैसे और किसे आशीर्वाद देगी, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त पोलिंग परसेंटेज के ऊपर दोनों दलों की, निर्वाचन आयोग की, हमारी भी नजर है कि दरअसल क्या स्थितियां। नीरज, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। मूलचंदानी साहब, सबसे बड़ी बात यह कि जिस अंचल में पहले से आशंका थी हिंसा की, जिस अंचल में आपने भी माना था, प्रशासन ने भी कहा था, पिछले तजुर्बों का इतिहास है कि यहां पर हिंसा हो सकती है, होती आई है, यहां गन्स लहराई जाती हैं, यहां डर का माहौल बनाया जाता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस पर अंकुश लगाना सरकार का, प्रशासन का, आयोग का काम था। और हमारे साथ जितने एक्सपर्ट सुबह से जुड़े सबने कहा कि इसमें उदासीनता सुबह से अभी तक दिखी है, अब अलर्टनेस आई, लेकिन अब मतदाता पहुंचेंगे, इसकी क्या श्योरिटी? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों 2 दिन में बदनावर में, सांवेर में जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की घटना हुई है वो बेहद दुखद है और मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए जो है वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप कोई भी बात जनता के बीच में रख चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास कार्य को गिनाया, 15 साल की उपलब्धियों को बताया, कोरोना काल के पिछले लगभग 7 महीने की उपलब्धियों को बताया। अब कांग्रेस को यह लगने लगा था कि हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव में 28 ही सीटों पर कमज़ोर हैं और हम हार रहे हैं, तो बौखला कर जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किए हैं वो बेहद ही शर्मनाक हैं। और आज जो घटनाएं आपके टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप से वहाँ के जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए और उचित कार्रवाई करी है और उसमें सख्ती भी करी है। परंतु ये जो लोकतंत्र की हत्या, इस प्रकार से एक भय का वातावरण कांग्रेस के लोग बनाना चाहते हैं, तो जनता इनसे डरने वाली नहीं है। मूलचंदानी जी, आप जानते हैं मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ना सुविधा से चीजों को ट्विस्ट ना करें। अब तो ये सारे वायदे दावे सब जनता के बीच में चले गए हैं और अब जनता वोट कर रही है। मेरा सीधा सवाल था उस चंबल अंचल के बारे में, जिसके बारे में आपको भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, आयोग को भी पता है, पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छे से पता है। ये एक ने नहीं, बाकी के एक्सपर्ट ने, कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं, बाकी के लोगों ने कहा कि वहां प्रशासन उदासीन था। अब अगर सरकार आपकी है तो फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वहां पर हिंसा क्यों हुई, वहां पर क्यों गणतंत्र भी दिखा? अगर सारे हथियार सरेंडर थे तो ये कहां से बहकर हथियार आ गए, कहां से अनवांटेड लोग आ गए? अब क्यों भगाया जा रहा है? ये पहले से मुस्तैदी क्यों नहीं रही? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? क्या इसका फायदा किसको मिल रहा है? ये तो बात की बात है। क्या ये माहौल अच्छा है? इस तरह की विक्ट्री मायने रखेगी, चाहे जिसकी भी हो? निश्चित रूप से पीयूष जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी ये कहा गया था, आशंका भी जाहिर की थी और चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है। अब चुनाव आयोग निर्णय करेगा कि इस पर किस प्रकार की सख्ती हो और आगे की कार्रवाई हो। परंतु निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं वो जो 2 दिन में पिछले हमने देखा और बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के नाम आए, बदनावर की बात करें, सांवेर की बात करें, तो निश्चित रूप से हमें लगता
लगता है कि इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। और जो चुनाव के मतदान का दिन है, ठीक है, अगर आरोप की बात है, मतदाताओं का दिन है, उनको अगर आरोप की बात है तो बीजेपी पर आज सुबह से कई आरोप लगे हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी पर बहुत ज्यादा आरोप है। अगर इस लिहाज से आप देखें, सलूजा साहब, एक फेयर इलेक्शन हो, फेयरलेस इलेक्शन हो, ये सबकी प्राथमिकता होना चाहिए। जनता को डिसाइड करने दें साहब कि वो किसे चुनना चाहती है। लेकिन इस माहौल में और इस परिदृश्य में जो उस इलाके के चुनाव है, कैसे कांग्रेस पार्टी देख रही है? और जो आरोप आप पर लगे, चाहें तो उसका जवाब भी आप दे सकते हैं। कांग्रेस शुरू से आशंका जाहिर कर रही थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। हमने कई बूथों की जानकारी दी, चुनाव आयोग को जानकारी दी, पुलिस प्रशासन से लगातार आग्रह किया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि निष्पक्ष मतदान संभव हो। हमने हिंसा की भी आशंका पहले से जाहिर करी थी, बूथ कैप्चरिंग की भी जाहिर करी थी, और हमने प्रशासन से कहा था कि इसको लेकर आवश्यक कदम पहले से उठाए जाएँ। लेकिन 3 दिन से हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही, खुलेआम शराब बट रही, खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम साड़ियाँ बट रही, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही, धमकाया जा रहा है, प्रशासन का, पुलिस का उपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर हम पहले से अंदेशा व्यक्त कर रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम का अंदेशा कर लिया है। जब उसे हार लग रही तो पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी, हिंसा, शराब, पैसे सबका उपयोग कर रही। आप देखें, सुमावली भिंड क्षेत्र की बात करें, सुमावली की बात करें, सुबह से गोलियां चल रही है, सुबह से आगजनी हो रही, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। लगातार हम प्रशासन के संपर्क में, प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि निष्पक्ष मतदान के लिए आप ये आवश्यक कदम उठाइए। पूरे प्रदेश के 28 क्षेत्रों के अंदर भाजपा से जुड़े हुए बाहरी लोग आज भी जमे हुए हैं। इसको लेके भी हम सुबह से प्रशासन को शिकायतें कर रहे हैं कि बाहरी लोगों को खदेड़ा जाए। जो चुनाव आयोग के नियम है, 48 घंटे के भीतर जो बाहरी लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए क्षेत्र, लेकिन अभी भी बाहरी लोग वहाँ मौजूद हैं। आप देखिए, हथियार जमा कराने के बाद भी इतने खुलेआम आगजनी की और हथियार चलाने की वीडियो, सीसीटीवी फुटेज सामने आए। किस प्रकार से गोलीबारी हो रही है, आमने सामने गोलियां चलाई जा रही, हमारे प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी दी जा रही। पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता इनके खिलाफ है, परिणाम का अंदेशा हो गया है। कहीं ना चलिए, उत्तर लूंगा आपकी बात का, क्या परिणाम का अंदेशा हो गया है। अंबाज से एक अपडेट आप दोनों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनता का चुनाव है जी, आप दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विकास बर्मन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं वहां से। विकास, बताएं क्या स्थिति है अंबा में? यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है, कमलेश जाटव, सत्य प्रकाश सखवार, क्या स्थिति है वहां, बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि अंबा विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे खड़ा हुआ हूं। वहां पर बकायदा शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान हो रहा है, मगर जैसे जैसे यहाँ पे शाम ढलती जा रही है, मतदाताओं की संख्या भी कम होती जा रही है। मतलब वोटिंग प्रतिशत माना जाए तो कम होता जा रहा है। जिस तरीके से दोपहर के वक्त जो तेजी आई थी, उसमें थोड़ा सा कमी आई है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ कोरोना काल के चलते यहाँ पर भी लोग कम दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके जो भीड़ है कम होती चली जा रही है। अब हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी 3 बज गए हैं, 3 बजे के बाद जहाँ थोड़ा सा मतलब वोटर्स जो होंगे मतदाता केंद्र पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो चारों तरफ से यहाँ पर पुलिस बल और आर्मी के जवान और बीएसएफ के जो जवान है वो भी लगे हुए हैं। मगर यहाँ पर जो अंबा की बात की जाए तो यहाँ पे अभी शांतिपूर्वक मतदान कितना अभी तक बन पाया है वोटिंग का? जी मैं आपको बता दूं, अंबा में करीबन 39 पॉइंट कुछ समथिंग अभी प्रतिशत चल रहा है। और देखा जाए यहाँ से थोड़ी दूर पर दिमनी विधानसभा क्षेत्र भी है, जहाँ पर भी करीबन वहां पर 30 से 35 अभी प्रतिशत हुए हैं। दोनों ही विधानसभा में थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत जो कि है कम है यहाँ पर। और यहाँ पर दिमनी में अभी अपडेट ये भी हुई है कि यहाँ पर एक वहाँ पे केंद्र है जहाँ पर बीएलओ जो कि अचानक गायब हो चुके हैं वहां से, और वहां के सैकड़ों मतदाता जो कि वापस हो रहे हैं और उनको काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। चलिए, आप नजर रखिएगा, आपसे वापस हम अपडेट इस बारे में लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं अंबा में 39 से 40% मतदान हुआ है, दिमनी में 30 से 35% मतदान हुआ है। अच्छी बात यह है कि यहां पर स्थितियां कंट्रोल में हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पर फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। एक छोटा सा कमेंट हम जरूर इसके ऊपर लेंगे। मूलचंदानी साहब, ये व्यवस्था प्रशासन को करनी है, शिकायतें कांग्रेस भी कर रही, बीजेपी भी कर रही, आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मेरा सिर्फ सिंपल एक सवाल था, अभी भी सरकार जिस तरह से बनी है, बीजेपी पर पहली बार इस तरीके पर सवाल उठाए, अंदर से भी बाहर से भी। अब अगर ये इलेक्शन की तस्वीर रहेगी, अगर विक्ट्री हो भी जाती तो क्या होगी, कितने सवाल होंगे उस पर? देखिए पुनीत जी,
देखिए पुनीत जी, अगर कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग हो, जिला प्रशासन हो, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी दूंगा। और जहां पर क्षेत्रों में गड़बड़ हुई है उसकी शिकायतें हमने भी करी है और उसको संज्ञान में लिया जाएगा। जहां तक मेरे मित्र नरेंद्र भाई ने जो आरोप लगाए, तो ये तो कांग्रेस की शुरू से एक बोली रही है कि चोर को बोलो चोरी करे और साहूकार को बोलो जगता रहे। शिकायतें भी खुद करते हैं और दूसरी हरकतें भी खुद करते हैं। और जहां तक इन्होंने हमारे ऊपर बोला कि जनता का आक्रोश, तो जनता का आक्रोश भाजपा के लिए कि कांग्रेस के लिए, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। चलिए ठीक बात है। अभी तो दस्तक तो मूलचंदानी साहब फिलहाल ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक बात है। चलिए, किसके सपने सच होते हैं, किसके हसीन सपने इनको जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने आने लगे हैं। ठीक है। चाहे हम प्रेमचंद गुड्डू जी की बात करें, चाहे हम नरेंद्र भाई की बात करें, पर इनको अभी तो दावे बनते हैं ना साहब, अभी तो दावे बनते हैं। अपने लोगों में उत्साह भी जगाना है, अपना नंबर थोड़ा बड़ा भी दिखाना है। तो 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव के पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। सुमावली जो आज सुबह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, वहां चलते हैं। जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। जितेंद्र, क्या स्थिति है अभी? बात सामने आती है, बात जितेंद्र सुन पा रहे हैं मुझे? तो जवाब दें, क्या स्थिति है वहां, अपडेट दें। चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। यहां लगातार एक बड़ा सवाल सलूजा साहब ये बना हुआ है कि अगर शिकायतें थी, अगर अंदेशा था, अगर इस तरीके की चीजें थी, तो उदासीनता कहां और किस स्तर पर हुई, और क्या कतिपय किन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी नुकसान पहुंचाने की मंशा से हुई? निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा कि भाजपा को परिणाम का अंदेशा हो गया, उसने जनता का मूड भाप लिया, उनको लग गया कि बुरी हार हो रही है। इसलिए 3 दिन से ही वो लगातार शराब, पैसा, सामग्री बांटना, प्रलोभन देना, गुंडागिर्दी, हिंसा को उतारू हो गया। और हमने तो पहले अंदेशा व्यक्त किया था। आप देखें कि लगातार सुबह से गोलीबारी जारी, लगातार हम प्रशासन के संपर्क में, प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं हमारे सारे नेता कि वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो, उसकी व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई है और जो कांग्रेस समर्थित बूथ हैं वहाँ पे जानबूझ के हिंसा फैलाई जा रही है ताकि मतदाता निकल नहीं सके, मतदान का प्रतिशत कम हो, उसका भाजपा को फायदा मिले। जो हमारे इलाके हैं जहाँ के मतदाता हमारे पक्ष के हैं, वहाँ पे जानबूझकर इस तरह की हवा में गोलियाँ चलाना, आगजनी करना, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने चुनाव आयोग को शिकायत की, हम रीपोलिंग की मांग करेंगे, लेकिन भाजपा षड्यंत्र और हथकंडों पे उतर आई। लेकिन आरोप आप पर लगा रही बीजेपी के डर की वजह से हार के एक्सक्यूज पहले तैयार कर रखे हैं। इसी वजह से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वो भी आज के दिन। ये बीजेपी का कहना है कि हार के पहले से कारण तय कर रहे हैं डरी हुई कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह जी वर्ष 2003 से ईवीएम की बात कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। हर चुनाव में करते हैं दिग्विजय सिंह जी, तो आप उपचुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं ईवीएम को? दिग्विजय सिंह जी तो 2003 से उनके ट्वीट उठा के देख ले आप। 2003 में भी उनने ईवीएम की बात उठाई थी, लगातार उठा रहे हैं। वो तो सवाल उठाते हैं ईवीएम को लेके, लेकिन इसका मतलब नहीं हम हारे। और दूसरी बात दीदी, ये हमें दोषी ठहरा रहे हैं हिंसा का। सरकार इनकी है, देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, और यदि हमें हिंसा का दोषी ठहरा रहे और हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमने कोई गुंडागिर्दी करा या आतंक फैलाया, तो डूब मरने वाली बात है सरकार के लिए। यदि यह सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रही है, खुलेआम नजर आ रहा है भाजपा के लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं, खुलेआम उनके नाम सामने आ रहे हैं, खुलेआम उनकी गुंडागिर्दी सामने आ रही है, उसके बाद भी हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो हार का डर है ना इन्हें। ये चाहते हैं कि मतदान का प्रतिशत कम हो। जो कांग्रेस के लोग हैं वो मतदान करने नहीं निकले, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही ताकि डर के मारे मतदान का प्रतिशत कम हो और इनको फ़ायदा मिल सके। लेकिन जो हिंसा वाले पोलिंग बूथ है वहाँ की हमने सूची बना ली है। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि यहाँ रीपोलिंग हो। चलिए, एक बड़ा अपडेट आप दोनों को दे दें। रिंकू भदौरिया को पुलिस ने छोड़ दिया है। मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे हैं। भिंड से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल ये मेगांव का मामला था और यहां अभी भी पुलिस हिरासत में योगेश कटारे हैं। कांग्रेस ने पुलिस पर पक्षपात केस को लेकर आरोप लगाए।
गोरमी थाने में योगेश कटारे हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है, लेकिन रिंकू भदौरिया को पुलिस ने छोड़ा है। मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू भदौरिया और अब भी पुलिस हिरासत में योगेश कटारे। कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर पुलिस को फिर घेरा है, पक्षपात के आरोप लगाए हैं। गोरमी थाने में योगेश कटारे। दिलीप हमारे साथ में जुड़े हैं। दिलीप बताएं इस खबर का अपडेट दें। आपको बता दूं कि जिस तरह से फर्जी मतदान की सूचना लगने के बाद जैसे कि हेमंत कटारे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो भाई योगेश कटारे पोलिंग बूथ पर थे, तभी पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर गोरमी थाने में उनको नजरबंद कर दिया था। उसके बाद पक्षपात का रवैया जिसका आरोप लगे, इसके कारण से पुलिस ने जो ओपीएस भदौरिया है, ओपीएस भदौरिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके जो भतीजे हैं रिंकू भदौरिया, उनको भी हिरासत में लिया था। लेकिन कुछ ही देर बाद जो उनके जो ओपीएस भदौरिया के जो भतीजे हैं, उनके दबाव के चलते उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो हेमंत कटारे के जो भाई है, उनको योगेश कटारे, उनको हिरासत से नहीं छोड़ा है। जैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने आरोप लगाया है पक्षपात का। जैसे उनका कहना है कि जो सरकारी जो मशीनरी जो काम कर रही है, वो एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। चलिए, तो एक और आरोप लगाया कि योगेश कटारे उनको लेकर के और रिंकू भदौरिया को लेकर के पुलिस पक्षपात कर रही है। एक तरह से रिंकू भदौरिया को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन कटारे को अब तक वहां हिरासत में रखा गया। इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति उठाई है और पुलिस के ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए, पक्षपात के आरोप लगाए। और मुरैना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मुरैना से बड़ी खबर मिल रही, मतदान केंद्र से बीएलओ गायब है। बडोखर मतदान केंद्र से बीएलओ वासुदेव प्रजापति गायब हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 87 के बीएलओ हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र का मामला है। सैकड़ों मतदाता बिना मतदान के लौटे हैं। कई मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंचे और इंतजार करते रहे, खड़े रहे। पीठासीन अधिकारी सवालों के जवाब देने से बचते दिखे हैं। मुरैना से बड़ी खबर, मतदान केंद्र से गायब हैं बीएलओ। बड़ोखर मतदान केंद्र के बीएलओ वासुदेव प्रजापति गायब हैं। विकास बर्मन हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। विकास, बताएं, अपडेट दें। जी, मैं आपको बता दूं कि दिमनी विधानसभा के बड़ोखर का ये मतदान केंद्र है, जो कि 87 मतदान केंद्र है। यहाँ पे वासुदेव प्रजापति, जो कि यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, जो मतदाता हैं, यहाँ बता रहे हैं कि 12 बजे से अचानक ये गायब हो चुके हैं। यहाँ पर सैकड़ों जो कि मतदाता है, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि मतदाता पर्ची न होने के कारण उन्हें वोट देने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भारी आक्रोश भी नजर आ रहा है, जिसकी लगातार अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, मगर अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ के जो मतदाता हैं, वो भारी आक्रोश देखा जा रहा है यहाँ पर। चलिए, नजर रखें आप, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। अब फिर ये दो घटनाएं हैं। हमारे साथ में कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से नेता जुड़े हुए हैं। सलूजा साहब, दो और घटनाएं, फिर कांग्रेस का आरोप है, दोनों जगह पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अब ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही, चोरी और सीना चोरी, तो चोरी किसकी सामने आ रही? यदि मुरैना के बड़ोखर की दिमनी विधानसभा क्षेत्र की घटना सामने आ रही कि बीएलओ गायब हैं, मतदाता मतदान नहीं कर पा रहे हैं, बीएलओ 12 बजे से गायब हैं, तो यह क्या, किस बात की पुष्टि हो रही, किस बात का प्रमाण सामने आ रहा है? और दूसरी, यदि ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू भदौरिया को छोड़ दिया जाता है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे को अभी तक नहीं छोड़ा जाता है, इससे समझा जा सकता है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। क्या प्रशासन निष्पक्ष है? यदि दोनों तरफ के एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो भाजपा के मंत्री के भतीजे को छोड़ दिया जाता है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक बंद है, वहीं बीएलओ गायब है। इससे समझा जा सकता है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है, जहाँ जहाँ उन बूथों पे लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में थोकबंद वोट डल रहे हैं, वहाँ वहाँ गड़बड़ी की जा रही है, बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, वहाँ मतदाताओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, वहाँ हिंसा की जा रही है। अब तो बीएलओ को भी गायब कर रहे हैं लोग। मूलचंदानी साहब, जवाब दीजिए, कौन अब ऐसे में लगता है कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, किसे इसका लाभ मिलेगा? क्या ये सब बातें किसी से बहुत ज्यादा पर्दे में है? नहीं देखिए पुनीत जी, चुनाव की प्रक्रिया की मैं एक मिनट में आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ कि मतदाता सूची होती है। उसके लिए जब मतदाता मतदान करने आता है, तो वो अपना एक प्रूफ आईडी कार्ड साथ में लाता है, और उस जगह पे कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के एक एक एजेंट बैठे होते हैं। वो उसको उस मतदाता सूची से कांग्रेस का, बीजेपी का और वहाँ का जो शासकीय कर्मचारी ड्यूटी पे उसको चेक करता है। उसके बाद उसको मतदान करने दिया जाता है।
तो सबसे पहली बात तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के हमारे नरेंद्र भाई कि फर्जी मतदान हो रहे, तो फर्जी मतदान कैसे हो रहा है, इनका एजेंट वहाँ बैठ के क्या काम कर रहा है। तो केवल और केवल आरोप लगाना बहुत आसान है, परंतु कोई प्रमाण के सहित, अच्छा अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो बाकायदा उसको एक फॉर्म दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी का एजेंट हो कांग्रेस का एजेंट हो, वो वहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये पूरा एक प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा और पार्टियों द्वारा अपने बात बीएलओ गायब की हो रही है। ये हो गई बात नंबर 1। जेपी भाई बात बीएलओ गायब की हो रही है, उसमें बात करें, मुझे प्रक्रिया मत समझाएं। जितनी आपकी राजनीतिक उम्र है उससे ज्यादा मेरा अनुभव है। नहीं, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। नहीं जेपी भाई, मेरे को मालूम है आप राजनीति में मेरे सामने आए लगा रहे और क्यों लगा रहे वो भी मुझे मालूम है। आप धन मुझे प्रक्रिया मत समझाइए, मुझे प्रक्रिया चीज का जवाब, मुझे प्रक्रिया मत बताइए कि चुनाव कैसे होते हैं, वोट कैसे डाले जाते हैं, मुझे प्रक्रिया मत समझाइए। नहीं तो ये आपने राजनीति में मेरे सामने प्रवेश किया है। ये प्रक्रिया गलत है क्या? नहीं ये गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं आप, अरे आप, मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? आप ये बता दीजिए। बीएलओ गायब क्या होता है? गलत बीएलओ गायब क्या होता है? बीएलओ गायब क्या होता है? दूसरी बात, आप बीएलओ पे बात करें ना, आप बता रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये तो सबको पता है। आप आपत्ति ले लिए, आप आपत्ति लीजिए ना। वहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी है, वहाँ पर आपके नेता जाके आपत्ति दर्ज कराएं, ठीक है ना। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करें। जिला निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा, तो आपत्ति लेंगे। अरे हम तो आपत्ति ले रहे हैं, लेकिन सब सोए हुए हैं, सब गूंगे बहरे बने प्रशासन के लोग, सब गुंगे बेरे बने प्रशासन के लोग आपकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग भी आपकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। एक बड़ा सवाल जो बार-बार आपसे एक बार-बार आपसे जो बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, आप इसे बड़े सुविधाजनक तरीके से स्किप कर देते हैं। एक बात है, एक मूलचंदानी साहब, क्या इस तरीके की कोई जीत अगर हो गई तो मायने रखेगी? क्या ये जीत मायने रखेगी? कैसे वोट डाला जाता है? इसलिए ही दुर्गति कांग्रेस की हुई है, क्योंकि आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है, केवल आरोप लगाना है। सुनना कुछ भी नहीं है, सुनना कुछ भी नहीं है, केवल आरोप लगाना है। क्या आपको जनता पे भरोसा नहीं है? आप वोटों से सरकार नहीं बनाना चाहते हैं? पहले आपने नोटों से सरकार बनाई। चलिए अब आप कुछ और जगह के हाल भी सुनाते हैं, दर्शकों को अपडेट भी देते हैं। आप दोनों के पास लौटूंगा मैं। शांतिपूर्ण मतदान क्यों नहीं सलूजा साहब, मूलचंदानी साहब, एक अपडेट और देते जरा, लोगों को सुनवा दें। सलूजा जी में एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे, जहां 28 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है और चंबल अंचल में होने वाली फायरिंग, अव्यवस्था, अशांत माहौल, ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है, जिस पर दोनों गेस्ट से लगातार चर्चा कर रहे हैं। सलूजा साहब, मेरा एक सीधा सवाल है, आप भी इसी चर्चा में कई दफा जो इलेक्शन की प्रोसेस है, इसमें कांग्रेस के बार बार आरोप हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, यहां पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इन सब के बाद भी आप अपने दावे पर अडिग हैं, कांग्रेस दावे पर अडिग है कि आप ये इलेक्शन बाय इलेक्शन जीतेंगे, मैक्सिमम सीटें जीतकर आप कांग्रेस गवर्नमेंट बना पाएगी? हम शुरू से कह रहे हैं, यह जो चुनाव है कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता खुद प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए चुनाव लड़ रही है। यह कितना भी प्रशासन का दुरुपयोग कर लें, सरकार का दुरुपयोग कर लें, हथकंडे, षड्यंत्र, साजिश, प्रलोभन, शराब, पैसा बांट लें, लेकिन जनता बड़ी जागरूक है। जनता निश्चित तौर पर इनको जवाब देगी। जनता ने ये इस सच्चाई को जान लिया है कि बिकाऊ टुकाऊ का चुनाव है, यह लोबियों का चुनाव है, और जिस प्रकार से गद्दारों का चुनाव है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई, एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया, उन्हें कड़ा जवाब देना है। इसलिए जनता खुद मैदान में, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। फायरिंग करें, गोलीबारी करें, जनता देखें आप, कोरोना महामारी में भी निकल के आ रही है। मतदान का प्रतिशत आप देखें कितना बढ़ता जा रहा है। यह परिवर्तन के लिए वोट है, यह आक्रोश के रूप में वोट है। जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार के साथ गद्दारी हुई है, जनादेश का अपमान हुआ है, संविधान प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, जनता आक्रोश के रूप में वोट डालने जा रही है, बड़ी संख्या में निकल के आ रही। कितने भी हथकंडे षड्यंत्र अपना ले, शिवराज जी की विदाई तय है। कमलनाथ जी आ रहे हैं, शिवराज जी जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में मूलचंदानी साहब। मूलचंदानी साहब, दो मूल सवाल आपसे सीधे तौर पर कर रहा हूं, इन्हीं पर फोकस करिएगा। दावे बहुत हो चुके, वायदे बहुत हो गए, अब तो जनता जवाब दे रही है। क्या इस पूरी प्रक्रिया पर अगर सवाल उठता है, आशंका के मुताबिक अगर मुस्तैदी नहीं दिखती जमीन पर, प्रशासन के द्वारा, नहीं कह रहे कि किसके कहने पर हो रहा है, लेकिन अगर ये सवाल उठता है
तो क्या ऐसी जीत के किसी भी पक्ष के कोई मायने रह जाएंगे? दूसरी बात यह कि बीजेपी लगातार शुचिता की राजनीति का दावा करती आई है, उसको आगे बढ़ाने की बात कहती आई है। क्या इस चुनाव में लग रहे ये तमाम आरोप इसे धूमिल नहीं करते हैं? ये शैली क्या पूरी तरह बदल ली है बीजेपी ने? केवल जीत सबसे बड़ी और मायनेदार है? नहीं, देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस के किसी विधायक को भाजपा ने नहीं तोड़ा है। कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं बचा पाई, इसलिए वो सब जो है अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, उसके विकास में के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं तो जिला प्रशासन और चुनाव आयोग, कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो पूर्ण रूप से अच्छा काम कर रहा है। उसका परिणाम है कि 60 से 65% का मतदान अभी तक हो चुका है और ये शिवराज सिंह चौहान जी के समर्थन में मतदान है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान है। और ये जो आक्रोश निकलेगा लोगों का, वो कांग्रेस के प्रति निकलेगा, ये 10 तारीख को साबित हो जाएगा। ये बार बार जो गद्दारों की बात कर रहे हैं वो गद्दार नहीं है, वो खुददार हैं। इन्होंने जो वचन भंग करने का काम करा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का काम करा, बेरोजगारी युवाओं के प्रति जो इन्होंने वादे किए थे उसको नकारने का काम करा। जो इनके 15 महीने की सरकार रही, विनाश की सरकार रही। हमारी जो सरकार रही वो विकास की जो है सरकार रही। तो ये विकास बनाम विनाश, ये दोनों सामने है। 15 साल का हमारा विकास है और 15 महीने में जो इन्होंने छल किया, आपने भी कहा कि कुछ जगहों को छोड़ दें, तो ये कुछ जगहों को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या उन जगहों पर आपकी भी शिकायत नहीं है? क्या बीजेपी की शिकायत नहीं कि वहां पर अच्छा चुनाव होना चाहिए? जिस प्रकार से नहीं, जिस प्रकार नहीं, हमने भी शिकायत करी है, हमने भी शिकायत करी है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने उसमें संज्ञान लिया है। उसमें जो भी कांग्रेस के इशारे पे जो भी काम हुए होंगे, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार 2 दिन में बदनावर सांवेर में आपने देखा, उन पे कार्रवाई हुई। तो जिला प्रशासन बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। आपने अभी आदर्श बूथ बताया, मैं आईबीसी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस का उसमें कोई भी जहां जो स्थिति है साहब वो दिखा रहे हैं। अगर कोई आदर्श बूथ है तो वो भी बता रहे हैं, और अगर आदर्श स्थितियों का उल्लंघन कोई कर रहा है वो भी दिखा रहे हैं। अगर कोई मौन बैठा है वो भी दिखा रहे हैं साहब, और अगर कहीं हिंसा है वो भी दिखा रहे हैं। और मेरा सवाल सिंपल इतना ही था कि अगर इस तरीके से आप उस जगह पर जीत भी गए तो क्या पहले से बड़े सवाल आने को लेकर जिनका आप आज तक जवाब दे रहे हैं, तो इनका जवाब कब तक देना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। जी, अभी तो चलती रहेगी डिबेट साहब और दावे भी चलते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें, अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपने अपने हिस्सों की जवाब देने के लिए।